मोमार्त के गली कूचों में खूब रौनक थी। अक्सर लोग अपनी बालकनियों में बैठे गली के पार अपने हमसायों से महवे गुफ्तगू थे। सनान ने देखा कि जैसे अंदरून लाहौर पर्दानशीन औरतें सारा दिन खिड़कियों में बैठी खैंचा फरोशों का इंतजार करती रहती हैं। रेवड़ियों वाला आया तो जाके टोकरी में चवन्नी रखी और रस्सी से नीचे लटका दी। घर बैठे सब्जी और फल वगैरह की भी खरीद इसी तरीके से की जाती है। कुछ इसी तरह का निजाम यहाँ पेरिस में भी राइज था। रेवड़ियों की बजाय डबल रोटी या वाइन खरीदी जा रही थी। कहवा खानों के बरामदों में बिछी हुई कुर्सियां फुटपाथ लांग कर सड़क तक आ पहुंची थी। उन पर बैठे हुए लोग खुशगपियों में मसरूफ थे। कहवा खानों के बरामदों में सजावट की खातिर बांस के साथ बंधी हुई रस्सियों के साथ रंग बिरंगे कमखमे लटक रहे थे। हवा चलती तो बल्ब झूलते और रोशनियों का अक्स बेफिक्र मुसव्वरों, तालिब इल्मों और जवान औरतों के चेहरों पर पड़ता। एकदम सनान को ख्याल आया, जिस मकसद के लिए एक रोज से ज्यादा इस शहर में ठहरा था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। अभी तो उससे दरिया सिंध के किनारे पास्कल की तलाश में निकलना था। तो वो सारा दिन की आवारागर्दी से बेहद थक चुका था और दरिया सिंध वहां से काफी फासले पर था। इस मुहिम उम्मीद पर वो इस वक्त इतनी दूर जाने के मूड में ना था, इसलिए उसने वहां जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और अपने मकान की जानिब चल दिया। मकान का दरवाजा खुला था। वो हॉल में दाखिल हुआ तो दाएं हाथ के कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। कौन है? अंदर से मैडम जी की आवाज आई, जिसने शायद दरवाजा खुलने की आवाज सुन ली थी। मैं हूं, आपका पाकिस्तानी किराएदार मैडम जी, सनान ने खड़े होकर जवाब दिया। कमरे का दरवाजा खुला और मैडम जी नायलॉन के बारीक नाइट गाउन में ढकी बाहर निकल आई। उसकी सुर्ख आंखों से जाहिर था सनान के अदा किए हुए पेशगी किराए की रकम का इस्तेमाल अभी तक जारी था। वो एक हाथ कूल्हे पर रखकर कबाड़ के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। शब बखैर, सनान ने जल्दी से कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। इतनी जल्दी भी क्या है? मैडम जी ने वहीं खड़े खड़े झूम कर कहा। मेरे कमरे में आ जाओ, जरा बातें करेंगे। मैं अकेली बैठी बोर हो रही थी। हाथ खुले कबाड़ से तपाई पर रखी शराब की गदली सब्ज बोतल और एक गिलास नजर आ रहा था। शुक्रिया, लेकिन मैं बेहद थक चुका हूं, अब आराम करना पसंद करूंगा। मेरे कमरे में भी बेआरामी तो नहीं होगी, मैडम जी ने शरारत भरे लहजे में कहा। हल्की रोशनी में उनके चेहरों की झुर्रियां मान पड़ गई थी और वो खासी कबूल सूरत नजर आ रही थी। दरअसल मैंने अभी तक शाम का खाना भी नहीं खाया। और ये, सनान ने जैकेट की जेब में तुलसी हुई डबल रोटी की तरफ इशारा किया, पनीर के साथ खाऊंगा। डबल रोटी और पनीर भी कोई खाने की चीज है? तुम अंदर कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हें आमलेट बनाकर दूंगी, बिल्कुल मुफ्त। आमलेट? सनान घबरा गया। उसे पॉल की वार्निंग याद आ गई। तुम्हारे जैसे लड़कों का तो वो आमलेट बनाकर। जी बिल्कुल नहीं, नहीं मेरा मतलब है बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये डबल रोटी और पनीर पॉल ने दिया था। वो बदमाश तुम्हें कहाँ मिल गया? मैडम जी ने गुस्से से कहा और फिर किसी पुरानी याद ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। पॉल अच्छा लड़का था, तुम्हारी तरह ना ना की गलदान नहीं करता था, मान जाता था, उसने हसरत आमेज लहजे में कहा और फिर आंखें बंद करके गुनगुनाने लगी। सनान ने यह मौका गनीमत जाना और जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर उसने मुड़कर देखा तो मैडम जी वही दरवाजे के साथ टेक लगाए, आंखें बंद किए मुस्कुराए चली जा रही थी। कमरे में दाखिल होने से कबल उसकी निगाहें गैर इरादी तौर पर साथ वाले कमरे के दरवाजे पर उठ गईं। वहां बिल्कुल खामोशी थी। सनान अपने कमरे में आया और कपड़े बदलकर बिस्तर पर बैठ गया। पाल की दी हुई डबल रोटी तो मजेदार थी, अलबत्ता पनीर में से एक सर्द कीड़ा बरामद हुआ। सोने से पहले उसने नल से जी भरकर पानी पिया और बिस्तर पर लेट गया। पेरिस में उसका पहला दिन बेहद हंगामा खेज गुजरा था। बेशुमार दिलचस्प लोगों से वास्ता पड़ा और इस मशहूर जमाना शहर के कई रूप नजरों के सामने आए। ये मैडम जी भी खूब है, वो दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। बेचारी इतने में सनान के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। कौन है? सनान ने लेटे लेटे जोर से पुकारा। कोई जवाब न आया। थोड़ी देर बाद फिर दस्तक हुई। सनान जो बड़े मजे से सफेद रजाई में लेटा हुआ था, बुड़बुड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसे शुबा था कि कहीं मैडम जी शराब के 2-4 गिलास और चढ़ाने के बाद वो आमलेट वाली दावत दोहराने ना आ गई हो। क्या मुसीबत है? सनान ने एक लंबा सांस लिया और दरवाजा खोल दिया। दहलीज पर साथ वाले कमरे वाली लड़की खड़ी थी। उसके खुले हुए काले बाल शानों पर बिखरे हुए थे। मैंने तुम्हारे कमरे में रोशनी देखी तो चली आई। मुखल होने की माफी चाहती हूँ। फरमाइए, सनान ने
शाबाशी देते हुए पूछा, तुम्हारे पास सुरख शराब होगी? शराब? सनान ने मुंह बना लिया। हाँ, अंगूरों की सुरख शराब। मैं शाम को जल्दी में खरीदना भूल गई, कल लौटा दूंगी। मैं शराब नहीं पीता, सनान ने वहीं खड़े खड़े पहाड़ से कहा। कॉफी तो होगी, मुझे इस वक्त किसी मशरूब की शिद्दत से तलब है। लड़की के चेहरे पर थकन के आसार थे। सनान दरवाजे से हटकर पलंग के पास आ गया और उसके नीचे से अपना सफेद थैला घसीट कर बाहर निकाल लाया। थैले की बैरूनी जेब में खाने पकाने का सामान था। उसने कॉफी का डब्बा निकालकर लड़की के हवाले कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वो बेहद ममनून नजर आ रही थी। मैं सिर्फ एक प्याली बनाकर अभी वापस किए देती हूँ। इसकी जरूरत नहीं, सनान ने इखलाकन मुस्कुरा कर कहा। सुबह वापस कर दीजिएगा। और दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। अभी वो रजाई को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटने भी ना पाया था कि दरवाजे पर फिर दस्तक। दरवाजा खुला है। सनान उठकर बैठ गया। अब जरूर मैडम जी होगी। दरवाजा खुला तो फिर वही लड़की थी। उसने कॉफी की 2 प्यालियां उठा रखी थी। एक तुम्हारे लिए। उसने बिस्तर के करीब आकर एक प्याली सनान को थमा दी और वहीं खड़ी हो गई। तो मुखल हो तो हो गए, मगर क्या मैं यहाँ बैठकर कॉफी पी लूं? मैं अपने कमरे में अकेली बोर हो रही थी और ये रहा तुम्हारा कॉफी का डब्बा। यूं मालूम होता था जैसे इस घर में औरतों की अक्सरियत अपने कमरों में बैठी बोर हो रही थी। पहले मैडम जी और अब ये मुहतरमा। हाँ हाँ जरूर। सनान रजाई में से निकलकर बिस्तर के सिरे पर बैठ गया। कमरे में तो कुर्सी है नहीं, आप पलंग पर ही बैठ जाएं। शुक्रिया, लड़की ने पलंग पर बैठते हुए कहा। सनान लाशूरी तौर पर बिल्कुल ही कोने में सिमट गया। उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी। मेरा नाम जैनी है। लड़की ने उसकी तरफ बड़ी बेचारगी से देखा। मुझे सनान कहते हैं, उसने जल्दी से कहा और फिर सर झुकाकर कॉफी पीने लगा। उसे बेहद उलझन हो रही थी। वो सोशल बातचीत के मूड में नहीं था और अब सोना चाहता था। आपका खावंद अभी काम से नहीं लौटा क्या? सनान ने थोड़ी देर की खामोशी के बाद ऊँगते हुए पूछा। वो नहीं चाहता था कि लड़की की मौजूदगी में ही वो सो जाए। लड़की हंस दी। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। पिछली शब आपके कमरे में मौसीकी की बड़ी खूबसूरत धुनें बज रही थी। शायद किसी मर्द की आवाज भी आ रही थी। हाँ, पिछली शब। लड़की ने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। सनान की कॉफी खत्म हो चुकी थी, मगर वो प्याली दोनों हाथों में थामे बिस्तर के सिरे पर अकड़ू बैठा रहा। अब वो कैसे गैर मुहज्जब हुए बगैर इस लड़की को कमरे से चले जाने को कहे। उसने जानबूझकर एक तवील जमाई ली। खूबसूरत धुनें थी ना? लड़की ने खिड़की से नजर हटाकर सनान से पूछा। सनान ने चौंक कर कहा। तुम कह रहे थे कि मेरे कमरे में पिछली शब बड़ी खूबसूरत धुनें बज रही थी। हाँ, वो बिल्कुल, सितार बहुत अच्छी थी। मेरे कमरे में आ जाओ, दोनों बैठकर मौसीकी सुनते हैं। लड़की ने बड़े खुलूस से दावत दी। सनान फिर चौंक गया। मेरे कमरे में? अच्छा, मेरा मतलब है फिर कभी सही। सनान ने बिस्तर से उठकर प्याली लड़की को थमा दी। मैं बेहद थका हुआ हूं और अब सोना पसंद करूंगा। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। मैं किसी बात का बुरा नहीं मनाती। लड़की ने बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा। अगर बुरा मनाऊं तो खाऊं कहां से? सनान को पहले से ही इस लड़की के बारे में मौहूम सी बेचैनी थी, मगर अब वो इस फिक्रे से सब कुछ जान गया। वो एक फ्रांसीसी मुहावरे के मुताबिक चंचल लड़की थी, एक कारोबारी औरत। सनान को इससे पहले इस किस्म की लड़की से मिलने का इत्तेफाक ना हुआ था और वो हैरान हो रहा था कि शक्ल सूरत के लिहाज से वो निहायत आम सी लड़की लग रही थी। उसने उसके लिए अपने दिल में हमदर्दी महसूस की। एक चंचल लड़की होते हुए भी उसकी बातों में बेपनाह खुलूस और चेहरे पर मासूमियत थी। उस मैडम से कहीं ज्यादा, जो शराफत का लिबादा ओढ़े हुए भी शायद इस लड़की से ज्यादा घिनौने किरदार की थी। मेरा ख्याल है कि मुझे इतनी नींद भी नहीं आ रही कि स्टार की 1-2 दिलकश धुनें भी ना सुन सकूं। सनान ने बेहद धीमे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। जैनी वहीं रुक गई और झिझक कर कहने लगी, मैं मुखल नहीं होना चाहती। ऐसी कोई बात नहीं। सनान ने स्लीपिंग सूट के ऊपर जैकेट पहनते हुए कहा। कॉफी पीने से नींद बिल्कुल गायब हो गया है। मैं स्टार की धुनें जरूर सुनना पसंद करूंगा। जैनी का कमरा सनान से कहीं बेहतर था। खिड़की पर लेस के बारीक पर्दों को मखमल के भारी पर्दों ने ढक रखा था। कोने में बड़ा वसी पलंग अपने मुतद्दद गद्दों और शनील की रजाई की वजह से बेहद आरामदेह दिखाई दे रहा था। पलंग के चारों तरफ सफेद लेस के पर्दे झूल रहे थे। एक कोने में एक बड़ी ड्रेसिंग टेबल पर दुनिया जहान का मेकअप का सामान बिखरा पड़ा था।
फर्श पर एक पुराना कालीन था और उस पर एक आरामदेह और नरम सोफा सेट। कमरे की मुख्तलिफ खुशबुओं में खुराक की भी खुशबू थी, जिससे जाहिर होता था कि वो अपना खाना पकाना भी वही करती है। खिड़की के साथ टिपाई पर शराब की एक खाली बोतल और 2 गिलास धरे थे। उनके पीछे एक बेहद खूबसूरत गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया के लबों पर लिपस्टिक लगी थी। जेनी ने कमरे में दाखिल होते ही बिस्तर की शक्ल दुरुस्त की, खिड़की का पर्दा आगे खींच दिया और फिर भारी सोफे पर रखे गद्दे को थपथपाकर वहीं वापस रखते हुए कहने लगी, मेरा कमरा ज्यादा आरामदेह नहीं, प्लीज बैठिए। सनान सोफे पर बैठ गया। जाने क्यों वो बेहद नर्वस महसूस कर रही थी। यूं लगता था जैसे उसके यहाँ इससे पहले कभी कोई मेहमान ना आया हो। बड़ा अच्छा कमरा है, सनान ने कमरे का जायजा लेते हुए खुशखलाकी से कहा। जैनी बड़ी बेचैनी से इधर उधर देख रही थी, जैसे वो कमरे की सजावट से मुतमिन ना हो। आरामदेह भी है, सनान ने फिर कहा। मेरी आमदन इससे बेहतर कमरे में रहने की इजाजत नहीं देती, बस गुजारा है, जैनी ने वहीं खड़े खड़े कहा और मुस्कुराने लगी। ओ, उसने एकदम मुंह पर यूं हथेली जमा दी जैसे कोई हादसा हो गया हो। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें कोई मशरूब पेश नहीं कर सकती। और फिर कदरे पेशेमान होकर कहने लगी, तुम कहो तो तुम्हारे कमरे से वो कॉफी का डब्बा फिर उठा लाऊं और तुम्हें कॉफी बना दूं। सनान ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। अजीब लड़की है। जैनी इसी बेकरारी के आलम में दौड़ती हुई सनान के कमरे में से कॉफी का डब्बा ले आई और ड्रेसिंग टेबल के नीचे से एक स्टोव निकालकर जलाया और कॉफी के लिए पानी रख दिया। अलहदा बावर्ची खाने वाला कमरा बेहद महंगा मिलता है, जैनी ने माजरत भरे लहजे में कहा। मैं अपना खाना यही स्टोव पर ही बना लेती हूँ। कॉफी तैयार हो गई तो उसने एक प्याली सनान को दी और खुद उसके पहलू में ही सोफे पर बैठ गई और अब बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। वो खूबसूरत हुए क्या हुई? सनान ने कॉफी की चुस्की देते हुए पूछा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। उसने जल्दी से उठकर पलंग के नीचे एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर घसीट कर बाहर निकाल लिया। मेरे पास जो स्टार का रिकॉर्ड है वो एक फ्रांसीसी मौसीकार का है। फिजा में पिछली शब वाली दिलकश धुन फिर गूंजने लगी। जेनी ने सनान को बताया कि वो फ्रांस के साहिली शहर मार्सेल्स की रहने वाली है। उसकी माँ फ्रांसीसी थी और बाप एक अलजायरी मलाह जो उसकी पैदाइश के फौरन बाद इन दोनों को छोड़कर भाग गया था। उसकी माँ ने बंदरगाह के साथ एक शराब खाने में वेट्रेस की हैसियत से नौकरी कर ली। वो सारा दिन शराब खाने के कोने में बैठी अपनी माँ को तकती रहती, जो ग्राहकों को भुगताने के साथ साथ उस पर भी नजर रखती और जब भी फुर्सत मिलती तो जल्दी से उसे चॉकलेट या दूध का गिलास थमा देती। जैनी इस शराब खाने में जवान हुई और फिर अनपढ़ होने की बिना पर चूंकि इसे और कहीं नौकरी ना मिल सकती थी तो उसने भी वही काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान में उसकी माँ चल बसी और वो अपना मुख्तसर असासा समेट कर एक नए मुस्तकबिल की तलाश में पेरिस चली आई। पेरिस में मुझे नए मुस्तकबिल की बजाय सिर्फ खुशगवार माहौल की पेशकशें होती रही, जिनकी मुद्दत कभी भी 2-4 घंटों से बढ़ने ना पाई। जैनी के लहजे में तलखी थी। पहले तो मैंने शरीफाना जिंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुझे इसमें बुरी तरह नाकामी हुई और फिर आखिरकार वो खामोश हो गई। और फिर सनान के लहजे में बेपनाह हमदर्दी थी। बस फिर क्या, मैं भूखी नहीं रह सकती। मैं इस मामले में बेहद कमजोर वाक़ हुई हूँ। अब तो ये पेशा जिंदगी का मामूल बन चुका है। जैनी की आंखों में हल्की हल्की नमी थी। सनान खामोश बैठा कॉफी पीता रहा और उसकी बातें सुनता रहा। आजकल ये अपाहिज नहीं, वो सोच रहा था, इस दुनिया में अक्सर लोग अपाहिज हैं। माजूरी जिस्मानी ना भी हो तो कभी मजबूरी और कभी भूख उनको अपाहिज कर देती है। फिर जैनी अपने बचपन की बातें करने लगी, किस तरह छुट्टी के दिन उसकी माँ उसे मार्सेल से बाहर पिकनिक पर ले जाया करती थी। जनूबी फ्रांस का खुशगवार मौसम और चमकीले दिन जो अब एक ख्वाब होकर रह गए थे। जैनी आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही और वो खामोशी से सुनता रहा। और फिर जैनी की आवाज मध्यम होती गई, बिल्कुल मध्यम, जाने कब उसे गहरी नींद ने आ लिया। सनान की आंख खुली तो वो उसी सोफे पर दराज था जहां पिछली शब बैठकर उसने कॉफी पी थी। एक खूबसूरत और गर्म कंबल उसके गिर्द बड़ी एहतियात से लिपटा हुआ था और उसके सर के नीचे एक नरम तकिया पड़ा था। नाश्ता, उसने आंखें मली और सर उठाकर देखा। जैनी उसके ऐन ऊपर एक ट्रे उठाई खड़ी थी। एक अदद नरम फ्रांसीसी बन, मक्खन, जाम और गर्म कॉफी। मुझे अफसोस है कि मैंने एक मरतबा फिर तुम्हारे ही डब्बे में कॉफी लेकर बनाई है। सनान पहले तो फैसला ना कर पाया कि वो कहाँ है और ये लड़की कौन है, और फिर यकदम उसके जहन में पिछली शब के तमाम वाकयात घूमने लगे
उसने जल्दी से कंबल उतार दिया और सोफे से उठ बैठा। मुझे यहाँ नहीं सोना चाहिए था। स्नान ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए माजरत की। थकन की वजह से गुनूदगी सी तारीफ हो गई थी और शायद इस तरह नींद ने आ लिया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो बेहद नदामत महसूस कर रहा था। जाने ये लड़की क्या सोचती होगी। अगर जानबूझकर भी ऐसा करते तो कोई फर्क न पड़ता। जैनी ने ट्रे तपाई पर रख दी और बन पर मक्खन और जाम लगाकर उसके सामने रख दिया। गलती मेरी थी जो इतनी देर तक बातें करती रही। मुझे जगा दिया होता, सनान ने कदरे बेरुखी से कहा। पहले नाश्ता। जैनी के लहजे में बेहद नरमाहट थी। उसने भूरे रंग का एक निहायत खूबसूरत ऊनी लिबास पहन रखा था और वो बिल्कुल स्कूल की एक नौउम्र तालिबा लग रही थी। नाश्ते से फारिग होकर उसने जैनी का शुक्रिया अदा किया। एक मरतबा फिर वहां सो जाने पर माजरत की और कमरे से बाहर आ गया। अपने कमरे का दरवाजा खोलने से कबल उसने यूं ही मुड़कर देखा। जैनी अभी दरवाजे के साथ टेक लगाए मुस्कुरा रही थी। स्नान भी मुस्कुराए बगैर ना रह सका। क्या बात है? कुछ नहीं, वो मुस्कुराती रही। कुछ तो है। क्या आज भी पेरिस में कल की तरह अकेले ही घूमते रहोगे? हाँ, क्यों? ऐसे ही पूछा। फिर भी अगर तुम्हें गाइड की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। इतने खूबसूरत गाइड सिर्फ पेरिस में ही मिलते हैं। सनान ने जैनी का मुद्दा जान लिया था। ओह, और बिला मुआवजा। जैनी को खिल उठी। मेरा यही लिबास काम दे जाएगा या कोई और पहन लूं? सनान सोच में पड़ गया। सिर्फ दोस्ती और फाकत की हद तक वो सिन्फ नाजुक से मेलजोल का कायल था, मगर इससे आगे जाना उसके बस की बात ना थी। सियाहत के भी चंद उसूल होते हैं और उनमें से एक कम से कम सनान के लिए ये था कि सिर्फ सिन्फ नाजुक की बंदिश से उसके पांव किसी एक जगह रुकने ना पाए। कहीं रुक जाने से तो सियाहत का मकसद ही फौत हो जाता था। सफर का मतलब है लगातार हरकत, और जब कदम रुकने पर माइल हूं तो नहीं। उसने जैनी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। उसे इस वक्त देखकर कोई भी उसके पेशे का तायुन नहीं कर सकता था। एक ऐसा पेशा जिसका नाम लेते ही जुबान रुकने लगती है। जैनी, मैंने आज सुबह लोदर का अजायब घर देखने जाना है। जाहिर है तुम दकियानुसी तस्वीरें और शिकस्ता मुजस्मे देखना पसंद नहीं करोगे। जाहिर है, जैनी ने आहिस्ता से कहा। उसके लहजे में मायूसी थी। स्नान के दिल में छुपे हुए चोर ने पोल खोल दिया। तुम अगर पास्कल से मिलना पसंद कर सकते हो तो फिर जैनी ने क्या कसूर किया है? यही ना कि तुम ऐसी लड़की के साथ बाहर नहीं जाना चाहते जो सोसाइटी की नजरों में नीच है। देखो जैनी, स्नान ने इरादा बदल लिया। मैं पिछले पहर वापस आऊंगा और फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। हाँ जरूर। जैनी का आजुर्दा चेहरा दमक उठा। मैं आज काम से छुट्टी कर लूंगी। अगरचे पेरिस में मुख्तसर कैम के दौरान उसे बेशुमार दिलचस्प हस्तियों से पाला पड़ा था, मगर जाने क्यों स्नान इस शहर में उकताहट और बेचैनी महसूस कर रहा था। यूं लगता है जैसे वो इस बोसीदा मकान में बरसों से मुकीम है। जैनी और मैडम जी से उसकी पुरानी शनासाई है। उसने फैसला किया कि वो कम से कम आज तमाम दिन पेरिस की तारीखी इमारतों और मशहूर मकामात देखने में गुजारेगा। वतन वापस जाकर दोस्तों के सामने उसका हशर ज़हूर जैसा ना हो। उसका एक करीबी दोस्त ज़हूर अमेरिका से वापसी पर पेरिस में एक रोज काम करने के बाद जब वतन लौटा तो यार दोस्तों ने उसकी दावत की। फखर ने, जो इन सब में से ज्यादा पढ़ा लिखा और दुनिया घूमे हुए था, पूछ लिया, यार ज़हूर, पेरिस में क्या क्या देखा? अब ज़हूर, जो रात के किसी पहर पेरिस में पहुंचा था और सुबह सवेरे कराची की फ्लाइट पर सवार हो गया था, कदरे घबरा गया। कहने लगा, यार बहुत कुछ देखा है, नहायत उम्दा शहर है, हर तरफ फ्रांसीसी ही नजर आते हैं, जुबान भी फ्रांसीसी ही बोलते हैं। अगर ने यूं ही हाँक दी। मस्जिद करतबा भी देखी? ज़हूर ने फट जवाब दिया, मैंने तो सुबह की नमाज भी वही पढ़ी थी। इसी तरह एक और दोस्त मुस्तफा शिकागो से वापसी पर अक्सर इन खूबसूरत दोपहरों का जिक्र करता जब वो महविशों के हमरा समंदर के साहिल पर गुस्ल किया करता था। यार लोगों पर खूब रोक पड़ता। हालांकि शिकागो के साथ सिरे से समंदर है ही नहीं, बल्कि एक वसी झील है। बहरहाल स्नान इस किस्म का कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार ना था। उसने फैसला किया कि आज पेरिस के तारीखी मकामात देखने के बाद वो कल हिस्पानिया चला जाएगा। कपड़े तब्दील करके वो नीचे हाल में आ गया और बाहर जाने को तैयार था कि मैडम जी से मुठभेड़ हो गई। स्नान अपनी किस्मत को कोसता हुआ खड़ा हो गया। रात बड़ी देर तक
जैनी के कमरे में मौसीकी की धुनें बजती रहीं, मशरकी मौसीकी की धुनें। मैडम जी ने बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट लबों पर लाते हुए कहा, कौन जैनी? सनान का चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैडम जी ने अंधेरे में जो तीर फेंका था वो निशाने पर ना बैठा, चनाचे उसने बात बदली और जमाने जवानी की एक भूली बिसरी अदा ताजा करने की कोशिश की। अदा ताजा करने की कोशिश में लफ्ज केड़ कर कहने लगी, तुम इस मकान में रहने वाले तमाम किराएदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत के हामिल हो, पाकिस्तानी होने की वजह से शायद। सनान ने टाई की गिरा दुरुस्त करते हुए पूछा। नहीं नहीं, वो खिलखिलाकर हंस दी। मेरे नक्शो निगार में कोई खामी है क्या? उसने तंजिया अंदाज में अपनी नाक पर हाथ फेरते हुए पूछा। बहुत ही दिलकश है, मैडम जी ने अपनी चपटी नाक छेड़ी। फिर सनान के चेहरे पर बेजारी थी। तुम 2 रोज से यहाँ मुकीम हो, कल सुबह सवेरे उठकर शहर चले गए थे और फिर सरे शाम वापस आकर सो रहे थे। आज भी इतने सवेरे तैयार होकर बाहर जा रहे हो, इसमें कौन सी अजीब बात है? तुम पेरिस में हो नौजवान। मैडम जी ने दोनों आंखें मीचकर चंचल बनने की कोशिश की। तुम्हें तो चाहिए कि सिर्फ सरे शाम ही बाहर निकलो, तमाम शब किसी शौक जगह में बसर करो, मसलन मालन रोज, लेडो, क्रेजी हॉर्स या फालीज की शबीना क्लब में, और फिर सुबह सवेरे एक छोटी सी मोटी सी औरत बगल में दाबे अपने कमरे में लौट आओ। छोटी सी मोटी सी औरत की इस्तिलाह गालिबन फ्रांसीसी से मुस्तार ली गई थी। मैं ऐसी रोमानी मुहिमजोई के लिए मौजू नहीं हूँ, सनान ने जान छुड़ाने की गर्ज से कहा, और फिर उससे बेशतर कि मैडम जी कोई और नादिर मशवरा देती। वो मकान से बाहर आ चुका था। आज पेरिस का आसमान घने बादलों से ढका हुआ था और बारिश के आसार थे। खुनकी भी कदरे बढ़ गई थी। गली में खिलाफे मामूल बहुत कम लोग थे। कहवा खानों के बाहर फुटपाथ पर पड़ी कुर्सियां भी खाली पड़ी थी और उनके दरवाजों पर खुनकी और मतवक्का बारिश के पेशे नजर पर्दे डाल दिए गए थे। सनान ने अपने बाजू पर पड़ी हुई सफेद बरसाती पहन ली और कॉलर ऊपर करके लुदर के जायब घर की जाना पैदल ही चल दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब वो तुलियर्स के वसी और खूबसूरत बाग के पहलू में वाक़या लुदर के पुरस्कू इमारत के सदर दरवाजे पर पहुंचा तो वहां खड़े दरबार ने उसे बताया कि आज हफ्तावार छुट्टी है, इसलिए अजायब घर बंद रहेगा, कल तशरीफ लाइए। वाकई अंग्रेज फ्रांसीसियों के बारे में दुरुस्त कहते हैं। सनान ने मायूस होकर सोचा, इन मेंढकों जैसा कि अंग्रेज इन्हें पुकारते हैं कि हर बात उल्टी होती है। इनकी डबल रोटी वाहियात हद तक लंबी होती है, 1-2 गज लंबाई मामूली बात है। मुलाकात पर एक दूसरे को निहायत बेशर्मी से गालों पर चूमते हैं। जंग के दौरान में भी जब फ्रांसीसी सदर ने चर्चिल के गालों पर चटाख चटाख बोसे रसीद किए तो अंग्रेजों के चेहरे कई दिनों तक सुर्ख रहे। जिनसी इख्लाक का जिक्र करते हुए जरा भर नहीं शर्माते। खाने के मामले में भी बेहद खुश खुराक वाक़या होते हैं। मेंढकों के साथ साथ घोड़े भी खा जाते हैं और फिर जैसा कि आज साबित हुआ था, अपने अजायब घर किसी मुनासिब दिन मसलन इतवार वगैरह की बजाय मंगल के रोज बंद करते हैं। अब क्या किया जाए? उसने यूनानी स्तूनों के लंबे बरामदे में खड़े होकर सोचा। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और टोलियर्स का बाग हल्की पवार में भीग रहा था। फूलों के तख्ते और शाहबलूत के दरख्त और भी निखर आए थे। दरियाए सीन के किसी खूबसूरत पुल के नीचे बैठकर बारिश का नजारा किया जाए। बारिश थमने पर कोई और प्रोग्राम बनाया जाएगा, उसने फैसला किया और लुदर की इमारत से निकलकर सामने कनकोद के वसी और अरीज चौक में आ गया, जहां ब्रहना औरतों के मुजस्समों पर अवेजा पानी के थालों में से दर्जनों फवारे उबर रहे थे। चौक की दूसरी जानब दरिया सीन का सबसे खूबसूरत पुल सिकंदर सोइम था, जिसके पहलू में से नीचे दरिया की सीढ़ियां जा रही थी। स्नान नीचे उतर गया। पुल के नीचे पहुंचने पर मालूम हुआ कि वहां बैठकर बारिश से लुत्फानंदोज होने का लाजवाब ख्याल इससे पहले और लोगों के जहन में भी आ चुका था, जो अब वहां जमा थे। मछली के शिकार पर आए हुए बूढ़े फ्रांसीसी, निकम्मे आवारागर्द अमरीकी सयाह और फिर पेरिस का ट्रेडमार्क यानी एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए दुनिया और माफिया से बेखबर नौजवान जोड़े। यह सुकून की खतर सनान आया था, वो यहाँ मफकूर था। उसने बेतरतीब हजूम पर एक नजर डाली और फिर सीढ़ियां तय करके वापस सड़क पर आ गया। दरिया के पार नेपोलियन का मकबरा अनवलीद नजर आ रहा था, जहाँ एक आलीशान हॉल की दीवारों पर तमाम झंडे आवेजा हैं जो नेपोलियन ने अपनी अजीम जंगी कामयाबियों के दौरान में मफतूह फौजों से छीने थे। कहते हैं नेपोलियन को ऐसे झंडे और परचम जमा करने का बेहद शौक था। यही शौक उसे कुशां कुशां मॉस्को ले गया। वापसी पर वो 1-2 रूसी झंडे भी लेकर आया, मगर इस हाल में अवेजा झंडों से दुगने रूसियों के हाथों गंवा बैठा। सनान ने सोचा
कि और कुछ नहीं तो नेपोलियन की कब्र की ज़ियारत ही कर ली जाए, कम से कम वहां बारिश से तो बचाव होगा। अनबलित जाने के लिए स्नान सिकंदर स्वयं पुल पर आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। उसके दाएं हाथ पर पेरिस की दिलकश इमारतों से परे क्लेसा सिक्रे करके मशरकी गुंबद नजर आ रहे थे। वो पेरिस के आसमान पर बिखरे हुए घने बादलों में से छिनती हुई फवार में भीगता पेरिस और पेरिस वालों को सलवाते सुनाता चला जा रहा था कि कनकोर चौक की जानब से एक तेज रफ्तार नीली स्पोर्ट्स कार निकली। चौक के दरमियान बुलंद फवारों से टकराते टकराते बची और फिर सिकंदर स्वयं पुल का रुख कर लिया। स्नान जल्दी से फुटपाथ से हटकर पुल के जंगले के साथ खड़ा हो गया। नीली कार सीधी उसके पास आई और एक धचके के साथ सर्कन हो गई। ड्राइवर ने खिड़की का शीशा सरकाया, स्नान की जानब देखा और फिर हकलाते हुए टूटी फूटी फ्रांसीसी में कहने लगा, पार्ले दो फ्राने मोसियो। वो गालबन स्नान के मशकी खदोखाल की वजह से उसे उन लातादाद अलजायरियों में से एक समझ रहा था जो पेरिस में आबाद हैं और इसीलिए फ्रांसीसी में गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा था। माफ कीजिएगा, मैं फ्रांसीसी से नाबल्द हूँ, स्नान ने अंग्रेजी में जवाब दिया। ओह बॉय, ड्राइवर का लहजा अमरीकी था। खुदा का शुक्र है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। मैं पिछले 1 घंटे से किसी ऐसे शख्स की तलाश में था। फरमाइए। स्नान जंगले से हटकर कार के पास चला आया। दरअसल मैं लुदर जैब घर का रास्ता दरियाफ्त करना चाहता हूँ, वो मोनालिजा वाला। उसने बाछे खिलाकर मोनालिजा की मशहूर जमाना मुस्कुराहट की भद्दी नकल उतारते हुए कहा, कनकोर चौक के जिन फवारों से आप टकराते टकराते बचे हैं उनके दाएं हाथ पर चले जाएं। वैसे लुदर में आज हफ्तावार तातील है, मैं वहीं से होकर आया हूँ। ओह डैम। ड्राइवर ने मायूसी के आलम में अपनी रान पर एक जोरदार घुसा रसीद किया और जेरला बुड़बुड़ाने लगा। हाय मोनालिसा की मुस्कुराहट। फवार अब तेज हो चली थी। स्नान वहां खड़े होकर भीगना नहीं चाहता था, इसलिए आगे चल दिया। अमरीकी ने भी कार स्टार्ट की और स्नान के पीछे पीछे फुटपाथ के साथ चलने लगा। ए भाई, तुम हिंदुस्तानी हो? अमरीकी ने कार में से जानते हुए पूछा। स्नान झुलाकर खड़ा हो गया। अमरीकी ने फौरन कार रोक ली। मैं पाकिस्तानी हूँ, समझे, पाकिस्तानी। ये कहकर स्नान फिर चलने लगा। अमरीकी फिर उसके पीछे पीछे चला रहा था। ए भाई पाकिस्तानी, अमरीकी ने दांत निकालते हुए कहा, अगर तुम्हें फुर्सत है तो मेरे साथ कार में बैठ जाओ और नेपोलियन के मकबरे तक मेरी रहनुमाई करो। स्नान को फुर्सत थी। अगरचा नेपोलियन के मकबरे का गुंबद बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन सिर्फ बारिश से बचने की खातिर उसने ये दावत कबूल कर ली और कार में बैठ गया। अमरीकी का नाम टेरी था और वो जर्मनी में मुतय्यन अमरीकी फौज में 2 साल की ड्यूटी पूरी करके वतन जाने से कबल यूरोप की सैर पर निकला था। अक्सर अमरीकी सियाह की तरह वो भी 7 रोज में 7 यूरोपीय मुल्क देख लेना चाहता था। मुझे हमेशा से ही अफ्रीका के बारे में जानने का बेहद इश्तियाक रहा है, अमरीकी कह रहा था। बब्बर, शेर, हाथी वगैरह। स्नान का मूड खराब हो गया। उसका गंदमी मायल रंग इतना भी गंदमी ना था कि उस पर एक हबशी होने का गुमान हो। कभी अफ्रीका जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ? स्नान ने मुंह बनाकर कहा। हाय, अमरीकी ने हैरान होकर मुंह खोल दिया। ये पाकिस्तान वगैरह उधर नहीं है क्या? हमारी मगर भी सरहदें ईरान और अफगानिस्तान को छूती हैं, स्नान ने वजाहत करना चाहिए। अफगानिस्तान का नाम मैंने सुन रखा है, बल्कि मैं तो वहां की जड़ी बूटियों का बेहद शेदाई हूँ। किस किस्म की जड़ी बूटियां? चर्स, हशीश, अमरीकी ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया और साथ ही कार फुटपाथ के साथ रोक दी। एक दम लगा ले, फिर नेपोलियन से भी मिल लेंगे। स्नान खामोशी से अमरीकी को देखता रहा। शक्ल से ही क्रैक लगता था। अमरीकी ने कार के कंपार्टमेंट में से एक सुर्ख हिंदियों वाला एक लंबा पाइप निकाला और फिर कोट के अंदरूनी जेब में से एक चमड़े की पोटली निकाली। पोटली में काले रंग के तंबाकू से मिलती जुलती कोई चीज थी, जिसे उंगलियों से अच्छी तरह मसलकर उसने पाइप में रखा और माचिस से सुलगाई। एक अनजानी और नागवार किस्म की बू कार में फैल गई। स्नान को हरात का होटल बहजाद याद आ गया, जिसके कमरों में इस किस्म की बू हुआ करती थी। होटल के हॉल में एक बोर्ड पर स्याहों को मुतनब्बे किया गया था, यहाँ चर्स पीना तकरीबन मना ही समझे। अमरीकी ने एक लंबा कश लगाया और साथ ही उसकी छोटी छोटी आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे। कमबख्त चर्सी है, स्नान को कराहत आ गई। अमरीकी ने एक और कश लगाया और पाइप को दोनों हाथों में बेहद एहतियात से ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई नादर किस्म का कबूतर हो जिसके उड़ जाने का एहतमाल हो, और स्नान की तरफ बढ़ा दिया। ड्रैग ले लो। यूरोपीय चर्सियों की जुबान में ड्रैग का वही मतलब होता है जो पंजाबी में यार सूटा ला का होता है। ड्रैग तो नहीं, अलबत्ता मेहरबानी करके मुझे यही ड्रॉप कर दीजिए। स्नान ने बाहर निकलने की नीयत से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख दिया। नहीं यार, अमरीकी एकदम गड़गड़ाने लगा। मुझे छोड़कर मत जाओ,
मैं अकेला रह जाऊंगा और नेपोलियन का मजार नहीं देख पाऊंगा। आए नेपोलियन और साथ ही सनान का हाथ पकड़ लिया। ओह, अजीब मुसीबत है। सनान को बेहद गुस्सा आ रहा था। मेरा तो इस बदबू से दम घुटा जा रहा है। मैं कार की खिड़कियां खोल देता हूँ, दरवाजे खोल देता हूँ, बॉनेट खोल देता हूँ, हर चीज खोल देता हूँ। अमरीकी ने बेहद सुस्त रवि से कार की एक खिड़की का शीशा आहिस्ता आहिस्ता नीचे कर दिया और बाहर फूंके मारने लगा, जैसे कार में जमा धुएं को बाहर निकाल रहा हो। मुझे बेहद अफसोस है, बेहद। हो, हो, अमरीकी बड़बड़ा रहा था, लेकिन मेरा ख्याल था कि तमाम एशियाई चर्च जरूर पीते हैं। नेपोलियन भी पीता था। जोसेफीन भी वो रुक रुक कर बेहद आहिस्ता बात कर रहा था, जैसे उसे बोलने में दिक्कत पेश आ रही हो। सनान अपने आप को कोस रहा था कि उसने खामखा ये मुसीबत मोल ले ली। इससे बेहतर था कि बाहर बारिश में ही खड़ा भीगता रहता। सब कुछ रंगीन है, ऐसे ऐसे रंग जो आम आदमियों को कभी भी दिखाई नहीं देते। मैं उन जमानों में सैर कर रहा हूँ जब पेरिस की तारीखी इमारतें तामीर हो रही हैं। फ्रांसीसी बादशाह मेरे हुजूर में खड़े हैं। ये मोटा आदमी चार्ल्स है, वो हेनरी, उधर लुई ऊँग रहा है, और वो कोने में जो ठिगना सा शख्स खड़ा है वो नेपोलियन है। हाय नेपोलियन,